डन तब होगा जब बच्चे कोई भी एक फोर्स क्या करेगी, किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर जगह से क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। इज इट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो वर्क किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड्स अपॉन, बोलो बेटा, टू थिंग्स। वन इज फोर्स, अदर इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, लेकिन वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, जूल। ठीक है, लिख लो जूल। हाँ जी बेटा, 1 जूल का क्या मतलब है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको डिफाइन करना आ जाए, कर दोगे? 1 जूल इज वर्क। सबसे पहले 1 जूल इज वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ टू मूव ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। ठीक है, सिंपल है। अगर न्यूटन की डाइन बनानी हो तो 10 रेज़ टू पावर, और मीटर का सेंटीमीटर 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्च। डाइन सेंटीमीटर का मतलब होता है अर्च। तो 1 अर्ज का क्या मतलब है? What do you mean by 1 अर्ज? 1 अर्ज equals to 1 डाइन मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। 1 अर्ज का मतलब 1 डायन मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। तो क्यों यार हमें इस सिचुएशन में ले आती है जैस्मिन? है ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़े। चलो, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, मान लो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बच्चे अपने पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। फिर तो वर्क डन हो गया F इंटू एस, है ना। लेकिन तुम्हें पता है हरमन जी, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में है तो वर्क डन तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा अगर दोनों की डायरेक्शन क्या रहती, सेम। तो मैक्सिमम वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सेम। हमने क्रिकेट बैट से एग्जांपल लिया था, अगर बैट के सेंटर में बॉल लगे तो जिस साइड उसने घुमाया बल्ला बच्चे बॉल उसी साइड जाएगी, लेकिन अगर साइड में लगी तो उस साइड नहीं जाएगी, कहीं और जाएगी, तो वर्क डन उतना नहीं होगा जितना सीधे जाने में होना चाहिए था। अब नीट क्लियर है बच्चे? तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से मेरे को एक चीज बताना, मैंने ये कल भी एग्जाम्पल लिया था। अब नीट यहां से आपको क्या दिखाई देगा बेटा, दिख रहा है? ओके, मान लो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। यहां हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास यहां पे मान लो एक बॉल है, इस बॉल को आपने ऊपर लेके जाना है, इस डायरेक्शन में क्या लग रही है मेरे पास, फोर्स, लेकिन ये बॉल इस पे ऐसे चढ़ेगी, यस और नो? ठीक है, और लेट कर लो बॉल ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बॉल की, एस। क्या हो गई, एस। फोर्स इधर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, थीटा। कितना बन रहा है एंगल दोनों के बीच में, थीटा। ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ना डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में। इसमें बेटा अपने को फोर्स का या डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना होता है, कंपोनेंट। क्या निकालना होता है? तुम्हारे सिलेबस में कोई डेरिवेशन नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में कोई डेरिवेशन नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या गिवन होता है, एंगल, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ध्यान से सुनो, पहले सुनो, देखो ये चीज करने से पहले इधर देखो बच्चे, मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, H, ये क्या होता है, B, ये क्या होता है, P। अच्छा, बेस अपॉन H किसके बराबर होता है, बेस अपॉन H किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। तो बेस किसके बराबर हो गया, H कॉस थीटा। किसके बराबर हो गया बेस, H कॉस थीटा। ओके, दोबारा आते हैं बच्चे आप इस पे, इस डायरेक्शन में क्या है अपना बेस, ये क्या हो गया अपना हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एस कॉस थीटा। समझ आई या नहीं बच्चे? बेस इक्वल्स टू एच इंटू कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा एस कॉस थीटा। अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चे? सेम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ इंटू एस कॉस थीटा। देखो मोटा मोटा हिसाब किताब ये है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उनके बीच में जो एंगल होगा उसके साथ किसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस थीटा लेके। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्या मल्टीप्लाई लेके करेंगे? कॉस थीटा। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। अगर कॉस है ये 60 तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ इंटू एस इंटू कॉस 60। एफ इंटू एस इंटू कॉस 60। इज इट क्लियर बच्चे? तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अभी तो बताया। बेस ये लेना है अपन, इससे तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ये निकालना होगा तो साइन ले लेंगे। समझ आ गई? अगर कहीं पे परपेंडिकुलर की अर्शिका जी वैल्यू निकालनी हो तो क्या ले लेंगे बच्चे? साइन। बेस की वैल्यू निकालनी है तो क्या ले लिया अपन ने? कॉस। आगे बढ़े तमनीत? आगे बढ़े बच्चे? ओके, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहला केस बेटा, सबसे पहला केस, एफ एंड एस इन सेम डायरेक्शन। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 0 डिग्री। जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नॉर्मली यही होता है, धक्का दिया वो आगे गया, खींचा अपनी तरफ आ गया, जो भी। हाँ जी बच्चे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू बताओ? कॉस 0 1। तो वर्क क्या आ जाएगा? एफ इंटू एस। ये वर्क डन आपका होता है मैक्सिमम। किसी भी चीज से मैक्सिमम वर्क करने का एक ही तरीका है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अभी जो जी किस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में। ये कॉमन सेंस है पढ़ने से ज्यादा। ऑब्वियस है यार, जे फोर्स दी डायरेक्शन से बॉडी मूव कर गई तो वर्क डन की होगा बच्चे? मैक्सिमम होगा। तनबैक क्लियर है बच्चा? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? एक नोट्स वाली कॉपी पे ना पेंसिल से मत लिखा करो, ये खरीद लो पेन। शाबाश। शादी होगी ना, कभी होगी, ध्यान रखिए। हाँ जी, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चले। हाँ जी, अब आता है अपने पास, अगर कोई एंगल है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कॉस की वैल्यू बताना मुझे। कॉस 0 की वैल्यू बताओ। कॉस 0 क्या होता है? 1। कॉस 30 √3/2। वेरी गुड, पक्का? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू। मतलब ये मैक्सिमम है, ये सारी वैल्यूज 1 से क्या आएंगी? कम। तो वर्क डन अगर एंगल 30 है तो एफ इंटू एस इंटू √3/2, एफ इंटू एस इंटू 1/√2, एफ इंटू एस इंटू 1/2, जो भी है बच्चे। तो वर्क डन आपका एफ इंटू एस जब होगा तब मैक्सिमम है। अगर साथ में थीटा की कोई वैल्यू आ गई तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। कितना कम होगा मुझे नहीं पता बच्चे, समझ आ गई? तो मैक्सिमम वर्क डन कब होता है? जब थीटा क्या हो? 0। थीटा क्या हो? थीटा क्या हो? 0। ओके, ध्यान से। सेकंड केस, अगर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्रीज, मतलब एफ एंड एस दे आर व्हाट बेटा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई एग्जांपल बताओ। कूली जब अपने सिर पे वो वेट रखता है तो कैसे? ये मैंने वेट रख लिया अपने सिर पे, कौन परपेंडिकुलर हो जाएगा? बताओ, ये वेट रखा है, फोर्स किधर लग रही है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट भाई यही खड़ा हूं मैं तो। आगे चलो। अब डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर।
और वेट कहाँ है, नीचे, एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। कोई और एग्जांपल? ये याद है कौन सा मोशन था? यूनिफॉर्म सर्कुलर। इधर एक फोर्स एक्ट कर रही थी, क्या नाम था उसका? शाबाश। तुझे कभी बचपन में कहा भी तू बिल्कुल मूर्ख है बेटा किसी ने? नहीं? चल, सेंट्रीफ्यूगल नाम ही नहीं लेना है अभी इसमें तो। हाँ जी बच्चे, कितना एंगल बन रहा है? 90। कितना एंगल? नहीं है बेटा मूर्ख, तू समझदार है तो इतनी उदास क्यों हुई? ठीक है, कितना बन रहा है? 90। लगाओ फॉर्मूला, F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्रीज। तो F इंटू एस इंटू क्या होगा बच्चे? 0। वर्क डन क्या हो गया? 0। ठीक है, कुली वाला मैं सारे केस कराऊंगा तुम्हें, इसलिए यहां नहीं लिया बच्चे। तो जब किसी चीज को घुमा रहे हो बच्चे, अच्छा पता है क्या, मान लो वो चीज आधी घूम रही है तो भी वर्क डन क्या आएगा बेटा? 0, क्योंकि एंगल क्या बनेगा हर जगह? टेंजेंट का और इनवर्ड रेडियस का क्या बनेगा एंगल? 90। तो कोई पूछे ना भी सर्कुलर डायरेक्शन में अर्शिका जी वर्क डन 0 क्यों है, तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, वापस आ जाएगा, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन क्या है बच्चे? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्रीज, so वर्क डन विल बी 0। ये वर्क डन होगा मिनिमम, क्योंकि फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब मिनिमम नहीं होता है, नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। समझ आ गई बच्चे? ठीक हो गया, ओके। तीसरा केस, थीटा इज 180 डिग्रीज और कॉस 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। मतलब अगर फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ऐसा कोई केस? यही हुआ 180 तो भी फोर्स इधर नु लग रही है, पूरा एंगल कितना हो गया बच्चे? 180 डिग्रीज। बताओ कोई केस? पुशिंग अ मूविंग कार, ट्रक, कार भी ठीक है, ट्रक है यार। पुलिंग, पुली, कुएं से बाल्टी निकालनी, ये पुली है, बाल्टी इधर मूव कर रही है, फोर्स किधर लगा रहे हो? नीचे की तरफ। हाँ जी बच्चे, एंगल कितना बनेगा? थीटा क्या होगा बेटा? 180 डिग्रीज। वेरी गुड ओजस बच्चे, क्लैप करो भैया ओजस के लिए एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी ठीक है, एक तो पुली का एग्जांपल हो गया, और कोई एग्जांपल? रमनीत नहीं, खुशप्रीत नहीं समझ आया? बाल्टी किधर नु आऊगी? उत्ते नु। फोर्स किधर नु लाई है ना? फोर्स नीचे, वो ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है जसप्रीत? अर्शिका नहीं समझ आया? रस्सी किधर खींचेगे बाल्टी ऊपर लाने के लिए, नीचे या ऊपर? पुली लगी है तो नीचे, ऐसे तो ऊपर खींचते, पुली लगी है, रस्सी नीचे खींच रहे हैं, बाल्टी ऊपर आ रही है। और कोई? और कोई? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी बच्चे? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, डायग्राम बना सकते हो। ये गाड़ी है बेटा, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगती है बच्चे? ऑपोजिट। ठीक है, बॉल कैच करते हैं, हाथ पीछे आते हैं, यस और नो? बॉल रोकने के लिए फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगानी है, आगे की डायरेक्शन में? पीछे। ठीक है, तो बॉल ऐसे आ रही है, मैं ऐसे मारूं बॉल के पीछे की डायरेक्शन में, हाथ चाहे पीछे जा रहे हैं, फोर्स किधर लग रही है? आगे की डायरेक्शन में, है ना? मान लो मेरी तरफ वो सेम एग्जांपल है, कार या कोई ट्रक कोई आ रहा है ना? तो मैं क्या करूंगा, उसे रोकने के लिए फोर्स किधर लगाऊंगा? सामने, चाहे वो मुझे अपने साथ ले जाए, बट स्टिल आई विल अप्लाई फोर्स इन विच डायरेक्शन? फ्रंट डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? फ्रंट डायरेक्शन। एक और केस कर लो, टू स्टॉप अ बॉडी और टू डिक्रीज स्पीड ऑफ द बॉडी। To stop a body or to decrease speed of the body. बॉडी को रोकने के लिए या बॉडी की स्पीड क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए। वर्क डन आपका क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि W इक्वल्स टू होगा F इंटू एस इंटू कॉस
180 डिग्रीज, और ये हो जाएगा F इंटू एस इंटू -1 माइनस F इंटू एस। प्लीज बच्चे ये हम सिर्फ लिख रहे हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट। प्लाक्षा समझ आ रहा है बच्चे? प्लाक्षा आई साइड प्रॉब्लम है ना, स्पेक्स लगी हुई है किसी की बच्चे? अगर स्पेक्स लगी हुई है तो लगानी है स्पेक्स, नहीं तो ये आंखें, ये जो आपके आयरस है ये टेढ़ा होने लग जाएगा, ठीक नहीं होगा, दोबारा स्क्विंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तेरे लगी तो थी स्पेक्स? हाँ लगा के आया था पिछले साल एक बार। हर्षिका की स्पेक्स लगी हुई है, इसने है ना बाकियों को कहा है कि तू बता दे भी मेरी स्पेक्स लगी हुई है, फिर वो बोल भी नहीं रही थी। स्पेक्स लगा के आना, नहीं तो कल से आगे बैठना। ओके नेक्स्ट करें अब। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बच्चे, फिजिक्स में इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, उस बंदे पे लिखो बेटा कूली। ठीक, कुली के केस में हम 2-3 केस बनाएंगे। सबसे पहला केस देखो, 3 कॉलम बनाने हैं, लास्ट वाला कॉलम थोड़ा सा छोटा बना लेना, बाकी 2 कॉलम बड़े बनाने हैं। ये पहला है बच्चे बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है बाय पर्सन अगेंस्ट ग्रेविटी, बाय पर्सन या बाय कुली अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक, ओके। साहिब जोत जी खड़े थे स्टेशन पे, कुली को आवाज दी, ओए कुली इधर आ। ठीक है, सेंस तो है ही नहीं बेटा इसको बोलने की, है ना, तो वो बेचारा आया इसके पास। सबसे पहले वो क्या करेगा, सामान को क्या करेगा बच्चे, लिफ्ट। क्या करेगा बच्चे, सामान को लिफ्ट करेगा। ठीक है, अब लिफ्ट करने में बच्चे बताओ, जब कुली सामान को उठा रहा है तो नीचे की तरफ सामान का क्या लग रहा है बच्चे बताओ, वेट। लेकिन सामान किधर उठ रहा है बच्चे, ऊपर की तरफ। थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 180 डिग्रीज। वर्क डन क्या होगा बेटा, नेगेटिव। यस या नो? लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल, कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, कुली सामान को ऊपर उठाया जा रहा है, धरती उसे नीचे खींचे जा रही है, लेकिन सामान तो ऊपर उठ रहा है बच्चे, तो उसमें आप क्या करेंगे, वर्क डन क्या हो गया आपका, नेगेटिव। इधर आते हैं बच्चे, इस केस में क्या होगा, अब कुली फोर्स किधर लगा रहा है बच्चे, टू लिफ्ट, ऊपर की डायरेक्शन में, और सामान भी किधर उठ रहा है बच्चे, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन क्या होगा यहां पे, पॉजिटिव या मैक्सिमम। क्यों होगा वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्रीज। बच्चे नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो। अशनूर कहा था ना अलग बैठने के लिए, मैंने 3 दिन हो गए बच्चे वेट करते हुए, आज मैं फिर घर फोन ही करूंगा बच्चे, देख। ये टॉर्चर करती है मेरे साथ ही बैठने। याद कर इसने कितना रुलाया था लास्ट ईयर, 10 दिन तक तूने रिक्वेस्ट की थी फिर भी ये तेरे पास नहीं बैठी थी, याद कर वो दिन। हाँ जी बेटा, ये वाला नहीं समझ आया। सामान उठाने के लिए फोर्स किधर लगानी है अपने को, ऊपर, और सामान भी किधर आ रहा है, ऊपर, तो दोनों थीटा क्या हो गया बच्चे, 0 एफ/एस। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हाँ जी बेटा बोलो। क्वेश्चन आएंगे ना इस पे,
कुली जब उठा रहा है वजन तो वर्क डन क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन क्या है लिफ्टिंग में, पॉजिटिव, बाय ग्रेविटी वर्क डन क्या है, नेगेटिव। चलो अब ये उठा लिया सामान, ओके। उसने पैसे नहीं बताए पहले, जैसे ही उसने पैसे बताए, भाई साहब 400 रुपए लगेंगे सिर पे उठाते ही, साहब जो जैसे इसका नेचर अगर नहीं नहीं 400 नहीं, मैं नहीं दूंगा 400 रुपए, 50 रुपए का काम नहीं है ये वो, ऐसे करके। तो कुली ने भाई सारा वजन नीचे रख दिया, कहता तू खुद उठा ले, 50 मैं दे देता हूं तेरे को, ठीक। तो कुली ने क्या किया बच्चे, सारे सामान को क्या कर दिया बच्चे, हाँ जी, केप्ट डाउन, या फिर इसे क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में, नीचे रख दिया मतलब, ठीक है, केप्ट डाउन, ठीक है, या डाउनवर्ड्स, ठीक। चलो बताइए बच्चे, जब किसी चीज को नीचे की तरफ रखा जा रहा है तो किसकी बात कर रहे हैं आप, ग्रेविटेशन फोर्स, किधर एक्ट कर रही है ग्रेविटी, नीचे, सामान भी किधर आ रहा है बच्चे, नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव। और इधर, अच्छा आप किसी चीज को अगर आपको नीचे रखनी है, क्या आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ती है, मान लो मुझे इस पेन को नीचे रखना है, क्या मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा ये नीचे गिरेगा। लेकिन क्या हम ऐसे गिराते हैं सामान को, नहीं, मैं ऐसे रखता हूं इसे प्रॉपर, मतलब मैं इसकी स्पीड क्या कर रहा हूं, डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज करते ही वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। मतलब अगर बच्चे आप किसी सामान को नीचे रख रहे हो तब भी आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऊपर, लेकिन वो सामान, लेकिन इसके वेट से फोर्स क्या लगाएंगे आप, कम, इसके वेट जितनी लगाई तो यहां रहेगा, वेट से ज्यादा लगाई तो ऊपर जाएगा, वेट से कम लगाई फोर्स तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, क्या आएगा, धीरे धीरे नीचे। तो फोर्स ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 180, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ध्यान नाल सुन लो, जे ग्रेविटी दी साइड जाई जाने हो, ग्रेविटी वर्क की करूगी पॉजिटिव, तुसी की करोगे नेगेटिव, जे ग्रेविटी दे खिलाफ जाओगे ग्रेविटी की वर्क करूगी नेगेटिव, तुसी की करोगे पॉजिटिव। सिंपल सिंपल बात, समझ आ गई। इसने बेटा उसको 300 रुपए में मना लिया, उसने अपने सर पे वजन रख लिया, और सर पे वजन रख के वो क्या मूव कर रहा है बच्चे, बोलो क्या मूव कर रहा है, मूव्स, बोलो बेटा मूव्स फॉरवर्ड। लिसन केयरफुली, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्या हो गया अर्शित, क्या हो गया, आज नहीं देख रही है, देखी फिर देखे जा रही है, शर्म भी नहीं आती इधर को। ठीक, ओके, सामान रख लिया सर पे कुली ने, ये क्या था, पहला कॉलम किसका था, बाय अर्थ। अच्छा, इसमें वेट अभी भी किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चे, और आगे मूव कर रहा है तो सामान इधर जा रहा है, एंगल कितना बन रहा है, थीटा की वैल्यू 90, वर्क डन क्या हो गया बच्चे, 0। किसका वर्क डन 0 है, कुली का या ग्रेविटी का, ग्रेविटी का। कुली का वर्क डन नहीं किया, कुली का वर्क ये है सेकंड कॉलम, ये किसका वर्क है, अर्थ का वर्क है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ आ गई। अब आते हैं इधर, अब बंदे की बात कर लेते हैं। ये रहा बंदा, सामान ये उठा रखा है, हाँ जी बेटा, सामान को सर पे रखने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर, नीचे लगाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर लगा रहा है फोर्स, है ना, यस और नो, यस और नो। क्या सामान पे फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रही है, नहीं, अकेले सामान पे आगे की डायरेक्शन में लगती तो ऐसे करके नीचे गिर जाता बच्चे, समझ आ गई। तो सिर्फ उसे क्या रखना है, अपने सर पे उठाए रखना है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है उसने, अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट होनी है इधर, एंगल हो गया 90, थीटा कितना हो गया 90, वर्क डन क्या आ गया 0, ठीक। वो 10 मीटर चलाओ, वो चाहे 20 मीटर चलाओ, चाहे वो 50 मीटर चलाओ, वर्क डन क्या आ गया 0, ठीक है। उसने मांगे पैसे, भाई साहब ने ये नोट्स वाला पन्ना उठा के उसके मुंह पे मारा, कहते ये देख वर्क डन 0 है तेरा, किस बात के पैसे दूंगा तेरे, ठीक है।
समझ आ गई? क्लियर है बच्चे? लेकिन कुली भी पुराने टाइम में कोई टीचर था बच्चे, फिजिक्स आती थी उसे थोड़ी बहुत, है ना, एक दो को डायन बोल दिया तो वो बद्दुआएं लेके बैठ गई बच्चे उस टीचर को, तो उसने समझाया इसे कि नहीं, वर्क तो मैंने किया है, वर्क तो मैंने किया है। आप बताओ क्या कुली ने वर्क किया है सामान को वहां रखने में? यस। क्या उसकी एनर्जी यूज हुई है? यस। लेकिन फिजिक्स नहीं मानता है, फिजिक्स कहता है ये फॉर्मूला के हिसाब से सही बैठ रहे हो तो वर्क किया, नहीं तो वर्क नहीं किया। ध्यान से सुनना, कुली का वजन है 50 केजी, सर पे वजन है उसके 20 केजी। जब कुली चल रहा है तो उसे टोटल वजन कितना चलाना है? 70 केजी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो कुली स्किड करता और ऐसे स्लिप करता हुआ जहां जाना है वहां चला जाता। लेकिन क्या एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन। इतना वजन उसके सिर पे प्लस उसकी बॉडी, वो अपने पैर ही नहीं उठा पा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, वो आगे नहीं चल पा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कुली क्या करेगा? फोर्स लगाएगा टू ओवरकम फ्रिक्शन, फोर्स लगाएगा टू ओवरकम। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इधर। कौन सी फोर्स? फोर्स टू, बोलो बच्चे, ओवरकम फ्रिक्शन। और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो लिखो बच्चे यहां पे, पहले ये बनाओ, फोर्स टू ओवरकम फ्रिक्शन, कुली डज सम वर्क, कुली डज सम वर्क, कुली डज सम वर्क, कुली डज सम वर्क टू ओवरकम, कुली डज सम वर्क टू ओवरकम फ्रिक्शन। ठीक है बच्चे? तो क्या कुली ने काम किया है? यस, टू ओवरकम फ्रिक्शन। अगर कोई बोल दे फ्रिक्शन जीरो है तो क्या कुली ने कोई वर्क किया है? नहीं, फिर कोई वर्क नहीं किया। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? अच्छा, अगर वो उठा के एक जगह खड़ा है फिर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है वर्क का जीरो। ठीक है बच्चे? कुली के क्वेश्चन क्लियर हो गए, 5-6 केस हो गए, जो मर्जी आए। इतना दिमाग रखना, अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब फोर्स कहां लग रही है? ऊपर। बाय ग्रेविटी फोर्स कहां लग रही है? नीचे। ओके, तो अगर अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन लिखना हो थीटा के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बताओ बच्चे सबसे कम वर्क कब होता है? जब थीटा कितना हो? 90। कितना हो? कितना हो? 90। समझ आ गई बच्चे? अच्छा, उसके बाद वर्क डन होता है थीटा 1 डिग्री टू 90 तक, कोई भी एंगल आ जाए, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 60, 70, 80, जितना भी एंगल आ रहा है बच्चे उतना होता है। मैं एक दो एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है? उससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा। थीटा कितना हो बेटा? 80। फिर थीटा कितना हो? 60। फिर थीटा कितना हो? 45। फिर थीटा कितना हो? 30। और मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री। क्यों नहीं होता बच्चे? तुम्हें वैल्यू नहीं पता भाई, डायरेक्ट टेबल में नहीं होती है, वैसे तो निकाल ही सकते हैं। समझ आ गई बच्चे? थीटा 0 मतलब f इंटू एस इंटू 0 नहीं, f इंटू एस इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1। वो नेगेटिव है बच्चे, नेगेटिव मिनिमम नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑपोजिट है। लिख लो, वर्क नेगेटिव डज नॉट मीन वर्क इज मिनिमम। वर्क, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू, work negative does not mean that work is minimum. It means force and displacement are in opposite direction. It means force and displacement are in opposite direction. Video चल रही है? It means force and displacement are in opposite direction. Opposite direction. ठीक है भाई, करें? हाथ जल नहीं लगाई ना? गुड। It means
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चे? अरमान क्लियर है बच्चे? चलो हटा दें इसको यहां से, नंबर कम नहीं चाहिए अगले टेस्ट में, समझ आ गई ना? हाँ हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अपने को मेन केस वर्क का समझ आ गया, एफ इन टू एस जो भी है, ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप। वर्क एफ इन टू एस होता है, कई बार एफ नहीं गिवन होता, तो क्या गिवन होगा? एम इंटू जी या एम इंटू जी गिवन होगा या एम इंटू ए। एस की जगह एच हो सकता है, तो कुछ भी इसका बन सकता है बच्चे, ठीक है। एम इंटू जी मतलब एक केस ऐसे हो सकता है, एक बॉडी है यहाँ पे जिसका मास है एम, इसको यहां लेके जाना है, हाइट कितनी है एच, जी की वैल्यू जी है, तो क्या बनेगा बच्चे? फोर्स एम इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी? एच, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एम जी एच। क्या बन जाएगा? एम जी। तुम्हें फंडामेंटल यूनिट्स याद है? किलोग्राम, मीटर और सेकंड। वर्क का यूनिट बनाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, देखते हैं। मास का यूनिट क्या होता है बोलो? केजी। ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। और हाइट का यूनिट क्या होता है? हाइट का यूनिट मीटर। तो क्या बन गया वर्क का यूनिट बोलो बच्चे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है बच्चे ये भी। वैसे वर्क का यूनिट जूल ही रहेगा, वैसे ही बता रहा हूं एक्स्ट्रा में। ठीक बच्चे क्लियर? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर थीटा गिवन है तो क्या करना है? एफ एस कॉस थीटा, वो थीटा वैल्यू ले लोगे। अगर नहीं है तो सिर्फ एफ इंटू एस कर लो, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं। ठीक क्लियर है बेटा? अच्छा जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हो किसी चीज को, मान लो एक स्टोन है, उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, क्या मैं वर्क कर रहा हूं? नो, क्योंकि एंगल कितना बनेगा? 90। वर्क डन क्या होगा? 0। देखो बच्चे फिजिक्स क्या कह रही है? फिजिक्स कह रही है स्टोन को घुमाने में आप स्टोन को कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे हो। क्या ऐसा है? नहीं। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई क्या हम एनर्जी दे रहे हैं, नहीं, हमें तो कैलकुलेशन से मतलब है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। एफ इंटू एस क्या आ रहा है आपके पास? 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि नो, एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज नॉट गिवन। समझ आ गई? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion no energy is transferred। पार्थ पिंक च्युइंगम खा रहा है बच्चे। पहली बार, अरे पहली बार उसने दिखाया मुझे व्हाइट लगी, दूसरी बार दिखाया तो मुझे लगा कि जैसे हो सकता है कि क्रीम कलर की हो, लेकिन आज जब तीसरी बार दिखाया तो पिंक है बच्चे। एक तो तुम ये गंद खाते हो यार, ऊपर से वो मुंह में दिखाते हो और दूसरों को। नहीं वो वेस्ट हो रही है एनर्जी सारी, डिस्ट्रॉय थोड़ी हो रही है, वेस्ट हो रही है बेटा। वेस्ट होना इज नॉट, सुनो, तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम 100 रुपए का, मान लो कि तुम 100 रुपए का कोई फास्ट फूड ले आए, तुम्हारे लिए वो आपने एनर्जी स्पेंड कर दी है ना, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए वो एनर्जी क्या हो गई? वेस्ट हो गई बच्चे। मेहंदी लगा रही है बेटा, मेरे भी लगा दियो, या नाम लिख दो NEHA बेटा, लिख देगी? हाँ जी क्लियर है? तो दूसरे की थोड़ी लिखाऊंगा बच्चे, अपनी वाइफ का। कहते कौन है वाइफ है बेटा, शादीशुदा है हम लोग। हाँ जी क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो आप स्टोन को कोई एनर्जी नहीं दे रहे, क्योंकि फोर्स किधर लग रही है? परपेंडिकुलर टू द मोशन। इमोशंस में नहीं बह जाना तुम लोगों ने कि यार स्टोन तो घूम रहा है, ये वो नहीं। क्या देखो, सिर्फ ये घूम रहा है स्टोन, फोर्स किधर है? इनवर्स। मूवमेंट किधर है? टेंजेंशियल। एंगल कितना बन रहा है? 90। एनर्जी ट्रांसफर इज 0, वर्क डन इज 0, चाहे आप उसे 10 बार 50 बार 100 बार घुमाते जाओ। इज इट क्लियर? मैं टेस्ट में क्वेश्चन डालूंगा, वर्क डन बाय अर्थ इज
जीरो। तुम लिखोगे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नहीं, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया थीटा इज 90, वो भी गलत होगा। बताना है कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस भी है, एफ एस कॉस थीटा भी है, और क्या है, mgh, और क्या है, mgh। ओके, एक ग्राफ बनाया मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट बढ़े जा रही है, ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा बच्चे, यस और नो? अच्छा, इस ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी बोलो? स्लोप क्या होता है? y अपॉन, मतलब y2 y1 अपॉन x, मतलब f अपॉन क्या आएगा, s। f बाय s क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक ग्राफ की दो चीजें निकालते हैं आप, एक स्लोप दूसरा, एक स्लोप दूसरा, एक स्लोप दूसरा, एक स्लोप दूसरा। बोला किसी ने? याद करो चैप्टर 2 मोशन वाला, ग्राफ वाला। एक तो निकालते हैं स्लोप, दूसरी चीज और निकालते हैं एरिया। बेवकूफो, क्या निकालते हैं ग्राफ का? एरिया। ठीक है, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एफ इंटू एस आ गया। क्या होता है एफ इंटू एस? वर्क। तो एरिया, इस ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा? वर्क। क्या देगा? वर्क। कॉमन सेंस लगाओ। भवेश, आई वांट आंसर फ्रॉम यू, हाफ का क्या मतलब है यहाँ पे? वेरी गुड, क्लैप करो बच्चे एक बार मनसीरत के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया बच्चे, वेरी गुड, आपने बोला था, वेरी गुड। अभिजोत के लिए बेटा क्लैप करो सारे, जान निकलती है तालियां बजाते हो तुम्हारी। आंसर है बेटा, हाफ का मतलब है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? हाफ। कॉस थीटा हाफ कितने पे होता है? कॉस किस पे? 60 पे। मतलब थीटा की वैल्यू क्या आई है? 60। सुनो बच्चे, लिखना नहीं है कुछ भी, बट इससे घबराना नहीं है। या हाफ हो या 1 हो या कुछ भी वैल्यू हो, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा। किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा। तो कोई भी ग्राफ आ जाए इस दुनिया में, उससे कितनी चीजें निकाल सकते हो आप? दो, एक स्लोप, दूसरा एरिया। या तो स्लोप कुछ बनूगी जिਵੇਂ v अपॉन आई वॉज रेजिस्टेंस था ना पिछले साल, ये नहीं बन रहा तो क्या बनेगा? एरिया। अब मान लो ये ग्राफ आ गया आपके पास, ये f है, ये s है। अब बताओ क्या बनेगा ग्राफ के नीचे वाला रीजन? क्या बन गया? रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा इसका एरिया? f इंटू s। तो यहां थीटा कहां गया? थीटा कितना है? 1। मैं चांडा मारूं, 90 हो गया। थीटा कितना होगा यहाँ पे? 1। इसका मतलब cos थीटा इज 1। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब इस केस में f और s दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। क्या है डायरेक्शन? क्या है डायरेक्शन? सेम। किस में? cos 45 1/√2 होता है, cos 60 हाफ होता है भाई। cos 45 1/√2 होता है। रट्टे मार मार के हो गए पास 9 स्टैंडर्ड में। तो ऐसे क्या बताओ, हाफ किसकी वैल्यू होती है? cos 45 की। मतलब एक मिनट, मतलब अगर cos 90 0 है तो cos 45 0/2 होगा। वन बाई टू, cos थीटा 1/2, cos थीटा cos 60। फंस गया बच्चे, अब तू सॉरी बोल दे, बात खत्म कर ले। चल ठीक है बेटा, जसप्रीत क्लियर है बेटा? बच्चों एंगल अगर 90 है, उसमें कुछ वैल्यू है, तो एंगल 45 हो जाएगी, तो उसमें वैल्यू हाफ नहीं हो जाएगी। कॉस साइन बच्चे ये अलग आइडेंटिटीज है। दोनों केस बनाओ बच्चे। हाँ हाँ यहाँ करेंगे, वहां नहीं करेंगे। लिखो बेटा,
ये लिखो कॉस, यहाँ क्या है कॉस थीटा कितना है 60, यहाँ थीटा कितना है बच्चे 0। बनाओ दोनों केस। किसकी स्लो बेटा, एफ इंटू एस आएगी, कुछ होता ही नहीं है बच्चे। एस अपॉन एफ और एफ अपॉन एस कुछ होता ही नहीं है, तो आप क्यों कंसीडर करेंगे, कुछ वैल्यू बननी चाहिए ना। कल से बच्चे तुम्हारी ट्यूशन 5 मिनट कम हो जाएगी, ठीक है, 4:45 पे छुट्टी होगा करेगी। 9th आएगी ना, फिर वो 10 मिनट का गैप चाहिए तुम्हें, निकालेंगे तब उन्हें आएंगे। क्या ना ना बच्चे 3 से 4:55 बस। ओके क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे बढ़े। अब वर्क डन क्लियर हो गया, लगभग चीजें क्लियर हो गई बच्चे। ओके अगली चीज जो स्टडी करनी है वो क्या है बेटा, पावर। पावर एक सिंपल क्वांटिटी है, वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। ओके ठीक है, बस इरवन अपने नाखून खा रहा है बच्चे, फिर सबके नाखून खाएगा। 10 मिनट वेट कर लो बच्चे। जूल पर सेकेंड यूनिट क्या बनेगा, वॉट। क्या बनेगा यूनिट, ओके। एक तो वॉट का मतलब की है बेटा 1 जूल पर 1 सेकेंड। पुनीत डिफाइन 1 वॉट। 1 watt is the power when in how many seconds, 1 second। वर्क इंपॉर्टेंट है या पावर इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सोचो तो आज के टाइम पे वर्क इंपॉर्टेंट है या पावर बच्चे, पावर इंपॉर्टेंट। मैं आपको 2 चैप्टर करता हूं याद करने के लिए, तेजस उन चैप्टर्स को करता है 10 दिन में और समर उन चैप्टर्स को कर देता है 1 दिन में। दोनों में से किसने काम ज्यादा किया, काम बराबर किया, दोनों ने 2-2 चैप्टर्स किए हैं अर्शिका जी, लेकिन काम जल्दी किसने किया, समर ने। तो टाइम कम पावर ज्यादा। आज के टाइम वर्क डन इतना ही मायने नहीं रखता जितना क्या मायने रखता है बच्चे, पावर। आप एक लेडर लगा रखी है आपने, आप उससे 20 मंजिल चढ़ रहे हो, एक आपने लिफ्ट लगा रखी है उससे आप 20 मंजिल चढ़ रहे हो बच्चे। वर्क डन दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम, mgh। लेकिन लिफ्ट से आप 2 सेकंड में पहुंच जाओगे, उससे आप 2 घंटे में पहुंचोगे या 20 मिनट में पहुंचोगे। तो पावर किसमें ज्यादा हो गया, जिसमें टाइम क्या लगेगा, कम। ठीक है बच्चे, अगर लिखना है किलोवाट, हाँ जी बेटा किलोवाट, कितने वॉट होते हैं किलोवाट में, 1000 वॉट। मेगा में 10⁻⁶, गीगा में 10⁻⁹। ठीक है बच्चे, ये याद रखना है, हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। कुछ लोग कहते हैं घोड़े का पावर और ये पावर वो पावर, कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है, कुछ नहीं है, एक यूनिट है बस। आपकी जितनी मैकेनिकल थिंग्स होती है जैसे मोटर है, इंजन्स है, उनकी पावर वॉट में नहीं होती, उनकी पावर किस में होती है बच्चे, हॉर्स पावर। जैसे आप कहते हैं कि हमारा ट्रैक्टर 30 हॉर्स पावर है, तो 30 इंटू 746 कर दो, इतने क्या हो जाएगा, वॉट्स हो जाएगा। आपके घर में जो ज्यादातर जो पानी वाली मोटर है वो 1 हॉर्स पावर होती है, तो वो 1000 वॉट नहीं होती, वो कितनी होती है, 746 वॉट। कितनी होती है बच्चे, 746 वॉट। मैं ना एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, जो ये सोलर प्लेट्स वगैरह लगाते हैं, ये बच्चे आप लोगों को कई चीजों में उल्लू बना देते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं आपको एक मोटर चलानी है कितनी, 3 हॉर्स पावर की। कितनी, 3 हॉर्स पावर की। वो कहते हैं 3 हॉर्स पावर मतलब आपको 3 किलोवाट। इज 3 हॉर्स पावर इक्वल टू 3 किलोवाट? नो। वॉट क्या होगा बच्चे, 3 इंटू 746, अप्रोक्सीमेटली 2300 वॉट। मतलब 700 वॉट की प्लेट वो नजायज आपको बेच देगा, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द यूनिट्स। घर में मोटर लगी है, क्या वो 1 किलोवाट की है? नहीं, शायद वो हो, लेकिन वो ज्यादातर किसकी होती है, 1 हॉर्स पावर। तो क्या वो 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगी? नहीं, कितनी कंज्यूम करेगी, 746 वॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। अब कैलोरी और जूल वाली बनेगी तुम में, क्वेश्चन आएगा 1 वॉट इक्वल्स टू हॉर्स पावर, तुम मुंह उठा के यहाँ 746 लिख दोगे, क्या आएगा, 1/746। ऑप्शन 746 और एक ऑप्शन होगा 764 वॉट्स। कई मूर्ख 764 को टिक करेंगे, गलत है बच्चे, 746 सही है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ जी, है या नहीं? नहीं है, जल्दी से एक क्वेश्चन कर दो। एक बॉय है, एक गर्ल है। बॉय का वजन है 40 kg, गर्ल का वजन है 30 kg। दोनों के लिए जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये टाइम लेता है 2 मिनट्स टू क्लाइंब अ स्टेयर, ये टाइम लेती है 1.5 मिनट्स। ध्यान से सुनना, स्टेयर, एक स्टेयर है बच्चे 1 मीटर की, और टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स है 10। ठीक है, तुम्हें बताना है वर्क डन बाय बॉय रेशियो वर्क डन बाय गर्ल एंड पावर ऑफ बॉय रेशियो पावर ऑफ गर्ल। वर्क डन तो 1:1 ही होगा। अब जो चाय मंगवाओ मुझे, नहीं क्वेश्चन करो, फॉर्मूला लगा लो मूर्खो, mgh, पावर भी 1/1 हो जाएगा। तो ये 2 मिनट और 1.5 मिनट का कोई लेना देना नहीं है ना। वर्क का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा फॉर्मूला, mgh, गर्ल का mgh रेशियो बॉय का mgh। ऑब्वियसली आएगी यार, वो 40 केजी का, ये 30 केजी की है, उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है, ले क्या। मेरी बात सुन तू, इधर सुन, अगर 1 केजी वेट कहीं ट्रांसपोर्ट करना है और 10 केजी वेट ट्रांसपोर्ट करना है, किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, फोर्स किसमें ज्यादा लगेगी, 10 में। ये मत देखो, ये भी देखो बेटा, क्या फॉर्मूला लगेगा, m इंटू जी इंटू एच, 10 स्टेयर्स 1 मीटर की, टोटल 10 मीटर, रेशियो 30 इंटू 10 इंटू 10, कैंसल 0 0, 4:3। पावर का रेशियो बताओ जल्दी से, पावर का रेशियो क्या होगा, वर्क अपॉन क्या लोगे, वर्क को 4 ले लो, बॉय के वर्क को, गर्ल के वर्क को आप 3 ले लो। हाँ जी बोलो, बॉय का वर्क 4:3 है ना, गर्ल और बॉय। इसका टाइम कितना है बच्चे, 2, 120, और इसका टाइम 90। तो 4 1 जा, 4 3 जा, 1 जा 3 जा, कैंसल 1:1। नहीं समझ आया बच्चे, तो यार 30 ले लो, 0 से 0, 30 भी तो कैंसिल ही होंगे। होमवर्क लिखो, 29 और 30 के सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स है बच्चे, एग्जाम्पल्स है। क्या हो सकता है बता, हाँ शाबाश, कैसे पता चल गया तुझे, वेरी गुड। ठीक है बेटा, 29 और 30 पे सारे एग्जाम्पल्स करने, और 32 पेज पे सिर्फ 1 से 6 न्यूमेरिकल करके आने।